हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर बने हुए होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी में जो पढ़ रहे थे हिटलर का उदय, द्वितीय विश्व युद्ध क्या कारण, उसमें हम लोग देखेंगे जो उसका चौथे पार्ट में जो नात्सी हैं, नात्सी जर्मन में युवाओं की स्थिति। आज हम देखेंगे कि जब हिटलर है वो नात्सी है और इस वक्त पीछे हमने देखा था कि जर्मन पे पूरी तरह से नात्सियों का कब्जा है और कहीं ना कहीं हमने पीछे देखा था तमाम सारी घटनाओं को कि क्या और किस तरह से वहाँ पे घटनाएं घटित हो रही थीं। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो नात्सियों का जर्मनी है उसमें अब युवाओं की क्या स्थिति है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नात्सी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। अब देखिए यहाँ पे जो हिटलर है, जो बच्चे हिटलर से अभी जुड़े नहीं हैं उनको भी वो चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से उसको उसके साथ जोड़ा जाए और उसके लिए वो चाहता है कि पूरी तरह से जो बच्चे हैं वो स्कूलों में भी और स्कूलों के बाहर भी एकदम से हिटलर की विचारों से नियंत्रित हों। नात्सीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी तक जो हमने देखा था उसमें देखा था जो हिटलर है वो समाज के उन सारे लोगों को जो या तो हिटलर के विचारों से सहमत नहीं हैं या यहूदी हैं या जिप्सी हैं या जो समाज में लगभग किसी काम के नहीं बचे हैं या बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको पूरी तरह से समाज से सफाई कर रहा था। उसी कड़ी में वो युवाओं के साथ भी कर रहा है, जो भी बच्चे हैं उनको भी जो उसके विचारों से सहमत नहीं हैं या उसके तौर तरीके पे नहीं रह रहे हैं या जिप्सी हैं, यहूदी हैं, इनके बच्चों को भी विकलांग हैं स्कूलों से निकाल दिया जा रहा है। और साथ ही साथ अब जब 40 का दशक आ रहा है 1930 के बाद में 40 के बीच उनको भी गैस चैम्बरों में झोंक करके या गैस चैम्बरों में डाल करके मार दिया जा रहा है। इतनी सारी यातनाओं को देख करके आपको लग रहा होगा हिटलर का व्यक्तित्व तो कैसा रहा होगा, हिटलर क्या था और कैसे उसने अंदर ही अंदर द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। अच्छे जर्मन बच्चों को नात्सी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नात्सी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकार बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। अब आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जो हिटलर है वो किस तरह से बच्चों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, कैसे समाज में दो गुटों में एक नफरत के भाव फैला रहा है। यहाँ तक कि और तो और स्कूल में चल रहे पाठ्यक्रमों को भी इस तरह से लिखा गया है और उसको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि जो नात्सी जर्मन है, नात्सी बच्चे हैं, वो लोग भी यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। कहीं न कहीं वो अपने आप को जर्मन का भगवान मान रहा है और उसी की वजह से
वो पूरी तरह से सब पे नियंत्रण रखने की कोशिश में लगा हुआ है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र में बच्चों को युंगफोक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नात्सियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वह युद्ध उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य आवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस अर्थात श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नात्सी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। अब देखिए यहाँ पे 10 साल की उम्र में ही उनको युंगफोक में दाखिला दिलाया जा रहा है। ये एक तरह से स्कूल है। उसके बाद 14 साल की उम्र में किसी न किसी संगठन की, खासकर जो हिटलर ने बनाया हुआ है युवा संगठन हिटलर यूथ, उसमें उन लोगों को सदस्यता लेनी पड़ रही है। ये सब जबरदस्ती हो रहा है। अगर आप नहीं भी चाह रहे हैं तो भी आपको उसकी सदस्यता लेनी है। और अब जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो भी आप एक तरह से लेबर श्रम में शामिल कर दिए जाते हैं और इसी समय आपको किसी न किसी नात्सी संगठन की, और आप उसमें भी कहिए तो जो हिटलर का संगठन है उसी की सदस्यता आपको लेनी पड़ती है। आप बिना सदस्यता के लिए समाज में नहीं जी सकते हैं। कहीं न कहीं ऐसा माना जाएगा कि आप हिटलर के प्रति वफादार नहीं हैं और शायद आपका वही हस्त्र हो जो यहूदियों का हो रहा था, जिप्सियों का हो रहा था। इसलिए यहाँ पे जो सदस्यता है वो अनिवार्य थी। नात्सी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नात्सीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपने देखा था अभी पीछे कैसे अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीकों से होकर के, अलग अलग संगठनों से होकर के बच्चों को गुजरना पड़ रहा था। ऐसे ही यहाँ पर 1922 में नात्सी यूथ लीग का जो संगठन हुआ था, गठन हुआ एक संगठन का, उसे बाद में हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया। इसमें लगभग 12.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल थे और कहीं न कहीं जो और भी तमाम युवा संगठन थे उनको हिटलर ने भंग करवा दिया और बाद में किसी भी तरीके से वो दोबारा सिर ना उठा सके, उनको उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ये कह लीजिए कि हिटलर के अलावा आप किसी और बारे में सोच ही नहीं सकते। जर्मन में ऐसा दौर जर्मन में अभी चल रहा है। आगे हम देखते हैं मातृत्व की नात्सी सोच, अर्थात मातृत्व में भी जो है वो नात्सी सोच क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं। नात्सी जर्मन में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें यह समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। शुद्ध नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रखने, घर संभालने और बच्चों को नात्सी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थीं। अब आप यहाँ पे देखिए, जो माताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको भी किस तरह से समाज में एक खास काम के लिए ही हिटलर ने डिवाइड कर दिया है, रख दिया है कि आपको सिर्फ यही काम करना है, इसके अलावा आपको और किसी कार्य के लिए अपना जो दिमाग है या अपना ऊर्जा है वो खर्च नहीं करना चाहिए। 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नात्सी जर्मन में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थीं, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थीं।
दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। अब आप यहाँ पे देखिए, जो हिटलर है वो जनसंख्या को भी बढ़ाने के लिए और उसमें भी वांछित बच्चे, जिसको एक तरह से हिटलर समाज में मान्यता देता है, ऐसे बच्चों को पैदा करने वाली माओ को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पैदा करने वाली माओ के लिए भी यहाँ पे हिटलर ने कैटेगरी बना रखी है, क्योंकि उसका मानना था जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तभी हम अपना जो आधिपत्य है वो अलग अलग जगहों पे जमा पाएंगे। और कहीं न कहीं उसको सेना की ज़रूरत थी, उसके लिए भी उसे तमाम सारे बच्चों की ज़रूरत थी, क्योंकि सेना में बुजुर्गों को नहीं भर्ती किया जा सकता। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि किस तरह से उसने अलग अलग समय पे अलग अलग मतलब संख्या में बच्चों को पैदा करने माँ के लिए अलग अलग एक तरह से मेडल उसने तय किया हुआ है। अब देखिए कि इस प्रकार जो उसका हिटलर का समाज है वो कैसे काम कर रहा है। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुंह पर कालित पोतकर और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैं राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। अब देखिए, जो जिन औरतों ने हिटलर के इन कार्यों के विरुद्ध कार्य किया, हिटलर के इन सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने की कोशिश की, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया आपने यहाँ पे देखा। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें दर्शाती हैं कि जो समाज है, जो एक तरह से अभी जर्मन समाज है या जर्मन देश है, वो पूरी तरह से हिटलर के कब्जे में है और इसको भी आप एक तरह से एक प्रकार का गुलाम ही कह सकते हैं। प्रचार की कला। नात्सी शासन में भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वो न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नात्सियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान या यहूदियों के संदर्भ में यूथेनेजिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। इवैक्यूएशन, खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। अब आप यहाँ पे देखिए, जो हिटलर है उसने मृत्यु को भी कैसे अलग अलग शब्दों से परिभाषित कर रखा है। मृत्यु के अलग अलग तरीके को अलग अलग शब्दों से परिभाषित करके रखा हुआ है। कहीं भी उसने हत्या या मृत्यु जैसे शब्द का यूज नहीं किया। अब जहाँ उसने गैस चैम्बर बना रखा है उसको आप देखिए संक्रमण मुक्त क्षेत्र कह रहा है। आप इसको क्या समझ सकते हैं कि जहाँ पे लोगों को गैस से मार दिया जा रहा है उस क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र कहा जा रहा है। यानी कि जब शायद लोगों को यहाँ पे ले जाया जा रहा होगा तो लोगों को पता भी नहीं रहा होगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि नाम जो था वो कुछ अलग ही था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यूथनेजिया जो है ये भी एक शब्द है। आप इसको आज के संदर्भ में पढ़ते हैं, इच्छा मृत्यु के संदर्भ में आता है। तो इसे भी ये विकलांगों के लिए यूज करता था और उन्हें भी कहीं न कहीं मौत के घाट उतरवा देता था। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरें, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियां दिखाई जाती थीं
उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। आप समाजवादी और उदारवादी के बारे में पीछे पड़ चुके हैं। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू अक्षय अहूदी इस सूची में सबसे कुख्यात फिल्म थी। अब देखिए यहाँ पे जो हिटलर ने जो मीडिया है उसका भी यूज कहीं न कहीं अपने विचारों को फैलाने के लिए बहुत ही सतर्कता और बहुत ही एक तरह से आप कह लीजिए गुप्त तरीके से किया है कि लोग समझ भी नहीं पाए और हिटलर जो विचार है वो समाज में फैलते ही रहे। तो कहीं ना कहीं जो प्रिंट मीडिया है उसका भी जो नाज़ी हैं ये बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। समाजवादी उदारवादी को पथभ्रष्ट कहा जा रहा है, उनको एक विदेशी एजेंट कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि फिल्मों को भी बना करके लोगों में जो भावनाएं हैं उनको इधर उधर की जा रही हैं। परंपरा प्रिय यहूदियों की खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान चोगा पहनने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफी घुले मिले हुए थे। उन्हें केंचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरों जीवों से की जाती थी। नात्सी ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान को नात्सीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। अब हमने यहाँ पे देखा जो जर्मन समाज है, जो जर्मन के लोग हैं, नात्सी विचारधारा है वो किस तरह से लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, किस तरह से पूरी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए अलग अलग शब्दों का यूज किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसको सुनना समझना कहीं ना कहीं बहुत ही भयानक है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो नाज़ी जर्मन है वहाँ पे युवाओं की स्थिति है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकते हैं। अब आपने अगर यहाँ पे पीछे की क्लास को देखा होगा तो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे जो नाज़ी लोग हैं इन्होंने जब 1930-31 में 32 में जब वहाँ पे आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, बहुत ही बुरी सिचुएशन में अर्थव्यवस्था चल रही है, उस वक्त भी हिटलर जो है उसने समाज में अपने आप को इसी तरीके से पेश किया था कि जो समाज का भला है वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर कर सकता है और उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो जो हिटलर है वो नाज़ी है, तो कहीं ना कहीं वो शुरू से ही नाज़ियों को प्रमोट कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा जो जर्मन है, जो नाज़ी जर्मन है वो किस तरह से युवाओं पर, महिलाओं पर और तमाम जो विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं, इन पर कैसे एक तरह से नियंत्रण रख रहा है और कैसे समाज में अलग अलग कैटेगरी सबके लिए बनाया हुआ है, कैसे लोगों को एक तरह से मेडल दिया जा रहा है, कौन से बच्चे वांछित हैं, कौन से बच्चे अवांछित हैं, समाज में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा आदि जैसे इतने सारे कैटेगरी, इतने सारी बातें जर्मन में फैली हुई हैं और युवाओं के लिए एकदम से उनके जन्म लेते ही उनकी विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए समाज में एक तरह से पूरी चैन को बना दिया गया है। तो आगे हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसी का जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा उसी के अगले भाग के रूप में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बदली हैं, लोगों की प्रतिक्रिया हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है वो है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। तो इसके संबंधी जो भी चीज़ें हम आगे यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हमारा पहला लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है वो है नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। जो आपने देखा हिटलर किस तरह से समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है, समाज को बदल रहा है, कैसे युवाओं की ज़िंदगी परिवर्तित कर रहा है, समाज में कैसे कैसे
एक तरह से उसने कैटेगरी बना रखी है। तो उस चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं कि उन सारी चीज़ों पर जो जर्मनी की जनता है, नात्सीवाद है, जो नात्सी को मान रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पे रहती है। बहुत सारे लोग नात्सी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नात्सी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी ने आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घर के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सीवाद ही देश की तरक्की को के रास्ते पर ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। यहाँ पे इन लाइनों से आपको इतना तो अंदाजा लग गया होगा कि जो हिटलर की रणनीति थी समाज में लोगों को अलग अलग पार्टीशन में करने की, समाज में एक नई भावना को विकसित करने की, कहीं ना कहीं वो सफल रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नात्सी लोग हैं, अगर इनका कभी रास्ते में जाते समय, किसी भी काम में कहीं भी निकलते समय या कहीं पर भी अगर उनका सामना यहूदियों से हो जा रहा है तो एक तरह से उसको बहुत बड़ा पाप मान रहे हैं। और उससे जैसे ही भेंट हो रही है वो लोग ऐसा मानते हैं कि अब उनको कहीं ना कहीं इसके शुद्धिकरण का कार्य करना पड़ेगा। उनके अंदर बहुत सारी नफरत और गुस्से का एहसास उनको देखते ही हो जाता है। ये समझ लीजिए कि मानवता के खिलाफ कितनी बड़ी दुर्भावना, कितना बड़ा साजिश इस तरह से रच दिया गया है कि मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन यहाँ पे बन के बैठा हुआ है। उन्हें अब इस समय अपने आसपास रहने वाले लोगों पर भी विश्वास नहीं रह गया है। उन्हें भी वो लोग सूचित कर दे रहे हैं, जबकि आप किसी दूर के इंसान के बारे में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि हो सकता है वो सही नहीं हो, लेकिन आप अपने पड़ोसियों के बारे में तो जानते ही होंगे कौन है, क्या है और क्या उनकी स्थिति है, क्या उन्हें इस समाज के हिसाब से जीने रहने लायक है कि नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है, जो नात्सी हैं उनके आसपास अगर कोई यहूदी रह रहा है, कोई और अन्य ऐसा जिनको भी हिटलर समाज के लिए बेहतर नहीं मानता है, उसको ये लोग तुरंत ही पुलिस को सूचित कर देते हैं और पुलिस उनको उठा करके लेके चली जाती है। उसके बाद उनका क्या होता है आपने पीछे देखा है। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सी नहीं था, ये लाइन ध्यान रखिए। नात्सीवाद प्रसारित तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो नात्सी से प्रभावित नहीं हैं या नात्सी विचारों को नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नात्सीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन जर्मनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मूक दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर चलना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी निम्योलर ने नात्सियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नात्सी साम्राज्य में लोग जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गोस्तापों की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। आगे हम देखेंगे कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। लेकिन इस पैराग्राफ से हमें इस बात का पता चला, जो नात्सी है, नात्सी विचारधारा है, समाज के कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं जो उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। उनको डर है, शासन का डर है, हिटलर का डर है कि उससे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मौत का डर नहीं है, वो नात्सी के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे हैं उसका। लेकिन इस क्रम में हम देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को मार भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। इसको आप इस तरह से देखें, जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष होता है, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि जो स्वतंत्रता के नायक हैं भारत में, उसमें से तमाम लोगों को, जिनसे भी ब्रिटिश को लगता था कि इनसे उनके शासन को, उनके साम्राज्य को खतरा है, उनको जेलों में डाल देते थे। उसी के हमने संदर्भ में देखा था, कानून भी लाया गया था। ऐसे कानून जिसमें आपको ये नहीं बताया जाता था आपकी गलती क्या है या आपने आगे कोई गलती करनी है, कुछ भी नहीं, सीधे आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस पर किसी भी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती थी।
तो ऐसी ही कुछ स्थिति यहाँ पे भी है। लोग डर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन तब भी कुछ लोग हैं जो इसके विरोध में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो एक मर्म स्पर्श है, जो एक यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढने आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेटिक्स को ढूंढने आए, मैं सोशल डेमोक्रेटिक नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढने आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वह मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। अब यहाँ पे देखिए समाज का जो एक मर्म स्पर्श यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो वो लोग कम्युनिस्टों को ढूंढ रहे हैं, डेमोक्रेटिक्स को ढूंढ रहे हैं, ट्रेड यूनियन को ढूंढ रहे हैं, यहूदी को ढूंढ रहे हैं। मतलब समाज के किसी भी वर्ग को जो नात्सी नहीं है उसके अलावा हर किसी को ढूंढा जा रहा है और ले जा करके उनके साथ क्या किया जा रहा है हमने पीछे उसको देखा है। नात्सी जर्मन में यहूदी क्या महसूस कर रहे थे, यह एक बिल्कुल अलग कहानी है। शार्लट बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाले इस किताब का नाम है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। शार्लेट ने इन किताब में बताया है कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नात्सियों द्वारा फैलाए जा रहे रूढ़वादियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में भी उन्हें अपनी नाक के आगे मुड़ी हुई बाल व आंखें काली और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नात्सी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थीं वह दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थीं। ये छवियां सपने में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थीं। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो समाज है वो इस रूप में परिवर्तित हो चुका है। जो समाज के उस वर्ग के लोग हैं जो नात्सी नहीं हैं, उन लोगों के अंदर ऐसी भावना बैठ कर गई है, उन्हें अब सपने में भी अपनी वही छवि दिखाई दे रही है जो कहीं न कहीं हिटलर ने अपने वक्तव्यों से, अपने सिद्धांतों से, अपने फोर्सेस से, अपनी प्रेस के माध्यम से समाज में गढ़ी है, बताई है। उन्हीं सारी चीज़ों को ये लोग अब हकीकत में महसूस करने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि जो बातें उनके बारे में कही जा रही वो सत्य हैं। इस चीज़ से आप एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर बराबर किया जाए तो वो चीज़ हो जाती है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही रहेंगे तो आप सफल अवश्य होंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक ले, क्योंकि आप जब पढ़ रहे होते हैं, लगातार पढ़ रहे होते हैं, तो चीज़ें आपसे जुड़ती जाती हैं, आपका विश्लेषण क्षमता बढ़ता जाता है, वो आपको कहीं न कहीं सफल होने में महती भूमिका निभाती है। ऐसे ही यहाँ पे है कि जैसे जैसे लोगों में जो भावनाएं हैं बनाती जा रही हैं सरकारें, वैसे वैसे ही ये उसी भावना के ऊपर ढलते जा रहे हैं। उन्हें भी अब अपने आप में कमियां नजर आने लगती है। ये था जर्मनी का समाज और उसमें रहने वाले वो लोग जो शायद ये समझ भी नहीं पा रहे थे कि उनकी हकीकत क्या है। आगे हम लोग देखते हैं महाध्वंस होलोकॉस्ट के बारे में जानकारियां। कुछ नई चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नात्सी तौर तरीकों की जानकारी नात्सी शासन के आखिरी सालों में रिस रिस कर जर्मनी के बाहर जाने लगी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, इसका असली अंदाजा तो युद्ध को खत्म होने और जर्मन के हार जाने के बाद ही लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नात्सी कत्लेआम में झेली थीं। ये चीज़ें आप देख रहे हैं, लगभग जो चीज़ें हुई थीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हो रही थी। हिटलर का उसी समय एक तरह से समाज पर वर्चस्व था और उसी समय इसने समाज को जो दंश दिया, वो कहीं नहीं कहीं जो दंश है वो जब तक युद्ध चला था तब तक तो चीज़ें नहीं पता चली। द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होता है तब जाकर के जर्मन समाज का ये एक बीभत्स दृश्य भी दुनिया के सामने आता है, और जो हिटलर था, हिटलर का भी एक बीभत्स दृश्य जो है वो दुनिया के सामने आता है। इन्हीं कत्ले आमों को महाध्वंस भी कहा जाता है, होलोकॉस्ट, अर्थात
जो जर्मन में हिटलर के द्वारा तमाम तरह से मौत के घाट लोगों को उतारा जा रहा था, अलग अलग तरीकों से उन्हीं को ही महाध्वंस का नाम दिया गया था। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा वर्णन हमको देखने को मिलता है। हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे चीज़ें क्या हमको मिलती हैं। शायद वह दुनिया को यह बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह घेंटों और कैंपों के नारकीय जीवन भोगने वालों में बहुत सारे गहरे तौर पर देखी जा सकती थी। अब देखिए, एक व्यक्ति का यहाँ पे विशद वर्णन है कि युद्ध खत्म हो रहा है, उसकी मृत्यु एकदम से नज़दीक है, उसके बावजूद उसकी इच्छा है कि युद्ध खत्म हो रहा है, तो युद्ध खत्म होने के बाद सिर्फ आधा घंटा वो जीना चाहता है। और उसका कारण जो बताया जा रहा है, कारण बता रहा है कि उसके हाथ कुछ जो हिटलर हैं, हिटलर के शासन से संबंधित और उसके अत्याचार से संबंधित कुछ दस्तावेज जो हैं वो उसके हाथ लगे हैं, और वो उसी गवाही के रूप में उसे दस्तावेज को दुनिया के सामने रखने के लिए थोड़े से समय जीना चाहता है। उसके बाद वो जीना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको भी पता है पीछे जो उसने जीवन दंश झेला है उसमें क्या नरकीय स्थिति उसकी हुई है। लेकिन वो चाह रहा है कि आगे कहीं ना कहीं इन लोगों को दंडित किया जाए, समाज को थोड़ा सा बदला जाए और चीज़ों को कहीं ना कहीं पहले से बेहतर किया जाए। उनमें से बहुतों ने डायरियां लिखी, गहरे नोटबुक लिखे और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नात्सियों की पराजय तय ही है, तो नात्सी नेतृत्व के दफ्तर में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। देखिए, जो नात्सी हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी पराजय निश्चित हो चुकी है, तो अब वो अपने सभी दस्तावेजों को मिटाने में लगे हुए हैं, जिससे उनकी जो कृत्य हैं, उनके बर्बर अत्याचार हैं, वो दुनिया के सामने ना आने पाए। ये भी एक तरीका था अपने अत्याचारों को छिपाने का, जर्मन को आगे एक अच्छी नज़र से दुनिया के सामने रखने का, क्योंकि जो अत्याचार हुए थे अगर वो दुनिया के सामने आते तो कहीं न कहीं उसके साख पर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से घात पहुंचता। ये सोच करके अब वहाँ पे युद्ध में हार होने वाली है, तो वो जो दस्तावेज उनके हैं उनको वो अब नष्ट करने के तौर तरीके अपना रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्त चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि हैं जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिशोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मसार यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी की आवाजें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। ये एक पैराग्राफ अगर आप देखें तो इसने जर्मन के पूरे इतिहास को और विश्व में हो रहे हैं सभी समस्याओं की एक झलक यहाँ पे दिखा दी है। उस समय जो दुनिया के अलग हिस्सों में, जर्मन में, खासकर जर्मन के संदर्भ में आप बात करेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई इतिहास के रूप में, स्मृति के रूप में, साहित्य, उसको हम लोग देखते हैं तो कहीं न कहीं हम पाते हैं कि उस समय की स्थितियाँ क्या थीं, और हमें ये चीज़ें ये बताती हैं कि कहीं न कहीं जो लोग सब कुछ खामोशी से देख रहे थे, अगर वो ऐसे ही आगे भी खामोशी से देखते रहे तो कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी जो है उनके पूरे जीवन काल में नरकीय ही रहने वाली है। और दूसरा जो इनकी बातें थी, इसी स्मृतियों के माध्यम से, इन्हीं साहित्यों के माध्यम से ही हम लोगों को पता लगता है जो जर्मन समाज था, द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, हिटलर का उदय था, हिटलर के सिद्धांत थे, वो किस तरीके से थे और कैसे उसने लोगों के ऊपर। इसके साथ ही हमारा ये क्लास और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे इस निवेदन के साथ में, अगर आपको हमारा एक क्लास पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम आपके लिए इतिहास से संबंधित और भी वीडियोस और भी क्लासें लेके आ रहे हैं। उस क्लास को करने के बाद में आपको और भी
कहीं जगह किसी जगह क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के इस वीडियो को या क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हम आपके लिए बहुत ही बेहतर कर सकें। लाइक करके और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपके लिए इतिहास सब्जेक्ट में फ़िलहाल हम और क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।